बताओ इसमें क्या चीज पूछना चाह रहे हो, बताओ। डाउट आपको था कि उनको था? समझाने में आलस आ रहा था। बताओ, आप मुझे बताओ ना। सर देखो ये छोटा है पेना, इसमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखो इस पूरे का एक्सेलरेशन कितना है? तो इस पूरी बॉडी का ऊपर वाला जो बॉडी है ना, ऊपर वाला, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बना के देखो। बस एक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगली क्वेश्चन। और मैंने आपको क्लास मिस करी चलिए, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बेटा स्क्रीन शेयर है क्या? ऑनलाइन के स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर है, देख पा रहे हैं? हेलो, देख पा रहे हैं ऑनलाइन के बच्चों? बेटा क्लियर है? आजकल वो तुम्हारा दोस्त का है, दिखाई नहीं देता है। हाँ, स्कूल में मिलता हाँ, ठीक बात। क्या हुआ? सबमिट करें? ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हो गया क्या अपना? अरे लास्ट हमने वो टेबल कर कौन सा टेबल? मुझे तो क्या लग ये रहा हो गया, ये हो गया था, ये हो गया था। तो ये एंगुलर मोमेंटम ही तो है। हाँ, ये आपको बता दिया। ये कंजर्व रहता है। कंजर्व रहता है, ये हो गया था ना? ठीक है। अब इधर देखो, केसेस ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट से केसेस बनते हैं, उसमें 2 या 3 केसेस आप लोगों को मैं करवाऊंगा। देखो, डायग्राम पर फोकस करो, डायग्राम पर फोकस करो। चित्र दिखाई दे रहा है? यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा हो तो इस साइड में आ जाओ, पीछे बहुत सारी जगह खाली पड़ी अपने पास। ठीक है, डायग्राम पर फोकस करें। सबसे पहली चीज ये है, एक्स एक्सिस मिली, वाई एक्सिस मिली, ओरिजिन मिल गया सबको। देखो जरा, ओरिजिन सबको समझ में है? यस और नो? ठीक। फिर ए कहाँ लिखा हुआ है उसको ढूंढो, ए वाली पोजीशन ढूंढो, कहाँ है? मिला? ए पॉइंट से कोई पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर चलना शुरू होता है, जिस पार्टिकल का मास m है और वेलोसिटी कितनी है? v। और वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है? तो वो लाइन ऑफ एक्शन पर ट्रेवल कर रहा है, जहां पर भी उसकी लाइन ऑफ एक्शन है। तो इनिशियली वो पार्टिकल कहां पर होगा? ए पर, है ना? फिर वो कुछ समय के बाद में t इज इक्वल टू t टाइम पर कहां पहुंच जाएगा? बी पोजीशन पर। फिर वो और आगे चलता गया, कुछ समय के बाद में कहां पहुंच जाएगा? सी पर। तो ये पार्टिकल बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन जो है इसकी, वो क्या है? इसकी लाइन ऑफ एक्शन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। हमें इस स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए स्टेज एक पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। यानी हमें एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? ओरिजिन के अबाउट। किस पॉइंट का? उस पॉइंट का, उस पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हम लोग चीजों को सॉल्व करने वाले। ठीक है, अब आप एक काम करो, बी पोजीशन पर आ जाओ। बी पोजीशन आपको मिली, तो t इज इक्वल टू t टाइम पर पार्टिकल कहां पहुंच गया? बी पोजीशन पे। ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी हो चुकी है? r। तो ओरिजिन से आपने पार्टिकल को ज्वाइन किया तो उसका वेक्टर कितना आ गया? r वेक्टर। और उसी r वेक्टर को आपने एक्सटेंड कर दिया इस डायरेक्शन में और वो आ गया r कैप।
देखो जरा, आर कैप सबको मिला गया। ओरिजिन से उस पार्टिकल को आपने ज्वाइन किया, ये वाला वेक्टर आ गया आर वेक्टर, ये समझ में आया। उसी को आगे एक्सटेंड कर दिया तो वो जो डायरेक्शन मिली वो है आर कैप, यानी कि पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। क्या ये आपको मिली, देखी, बोलो भाई। ठीक। और बी और आर के बीच का एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा। अगर ऊपर वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब इस ट्रायंगल पर फोकस करो, ये ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्या आप लोग ये जानते हो जिस साइड के साथ में थीटा दे रखा होता है वो कॉस कंपोनेंट होती है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो रहेगा, आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो रहेगा, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा। क्या ये दोनों मिले? अच्छा, अब मुझे बताओ, ए वाले पार्टिकल की लाइन ऑफ एक्शन पर अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल देता तो क्या वो परपेंडिकुलर आर साइन थीटा के बराबर आता क्या, आता? इसलिए आर साइन थीटा को आर परपेंडिकुलर भी लिखा जा सकता है। ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ एक्शन पर उस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल देता जिसके बाद मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखा जा सकता है, आर साइन थीटा। यहाँ तक ओके? ठीक। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम को लिखने का तरीका होता है एम वी आर साइन थीटा। इसमें तुम एम इंटू वी आर साइन थीटा भी लिख सकते हो, और आर साइन थीटा जो है वो अभी अभी हमने देखा आर परपेंडिकुलर होता है। लेट अस से दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बी, तो मैं इसे एम इंटू बी भी लिख सकता हूँ। तो एम इंटू वी इंटू बी हो गया। मैंने कहा कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आर साइन थीटा लिख दो या फिर आर परपेंडिकुलर लिख दो, या फिर मैं इसको बी मान लेता हूँ। ये समझ में आया? ओके। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी एंगुलर मोमेंटम होता है उसे कैसे लिखते हो। तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर कैसे लिखते हो पता है तुम्हें, वेक्टर आर क्रॉस पी। और पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास को बाहर निकाल लो, आर क्रॉस वी, है ना। और मैंने तुम्हें सिखाया था आर क्रॉस पी कैसे निकालते हैं, देखो ये देखो, यस। तो आर क्रॉस वी लिखने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओगे क्या बेटा, यस। तो राइट हैंड थंब रूल, और आर क्रॉस वी में राइट हैंड किस तरफ रखोगे, आर, और रोटेट किधर करोगे, वी। अब एक काम करो, बी वाली पोजीशन पे इस डायरेक्शन में राइट हैंड रखो और इस डायरेक्शन में रोटेट करो, बताओ किधर आएगा, आर क्रॉस वी किधर आ रहा है, क्या ये इनवर्ट आ रहा है? यानी बी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कहाँ है, बोर्ड के अंदर की तरफ, यानी क्रॉस। तो एंगुलर मोमेंटम एज ऑफ नाउ इज इनवर्ट द बोर्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। तो अब मैंने कहा कि देखो, बी पोजीशन पर जब ये पार्टिकल था तो ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो था उसका मैग्नीट्यूड क्या था, तो मैग्नीट्यूड होता है एम वी आर साइन थीटा, और आप इसे एम वी इंटू आर साइन थीटा भी लिख सकते हो, और ये एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर भी बन जाएगा, और आपने इसको बी भी कह के रखा है तो ये तो बन गया मैग्नीट्यूड। अच्छा सर वेक्टर बताओ, तो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसे लिखोगे बच्चा बताओ, एम वी आर साइन थीटा इंटू क्रॉस, दिस इज एम वी आर साइन थीटा इंटू क्रॉस, दिस इज एम वी आर परपेंडिकुलर इंटू क्रॉस, एम वी बी इंटू क्रॉस। कुल मिलाकर के आप जो, और आप अगर गौर से देखो तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आया, एम वी बी क्रॉस। क्या है समझ में आया? अच्छा, फाइनल आंसर एंगुलर मोमेंटम का ये है क्या, एम वी बी क्रॉस? ओके। तो इसमें आर कहाँ है, नहीं है। इसमें थीटा कहाँ है, नहीं है। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, चाहे पार्टिकल ए पर होता, गौर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे पार्टिकल ए पर होता, चाहे पार्टिकल बी पर होता या सी पर होता या इस लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं पर भी होता, परपेंडिकुलर की लेंथ तो बी ही होती ना। तो परपेंडिकुलर की लेंथ बी ही होती और फाइनल रिजल्ट केवल बी पर डिपेंड करता, दैट मींस इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल।
यानी पार्टिकल चाहे ए पर हो, बी पर हो, सी पर हो, डी पर हो, जब तक वो लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं पर भी हो, उसकी लोकेशन मैटर नहीं करती है। अगर मैं किसी और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहता हूं तो सिर्फ और सिर्फ डाला गया परपेंडिकुलर मैटर करता है, पार्टिकल की लोकेशन लाइन पर मैटर नहीं करती। हाँ, पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन मैटर करती है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, क्रॉस डॉट। आगे बात समझ में? क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस केस में अगर पार्टिकल ए पर होता और मैं ओ के अबाउट मोमेंटम निकालता, एंगुलर मोमेंटम, तो वही आता जो पार्टिकल बी पर होता और ओ के अबाउट निकालता, और वो वही होता जो पार्टिकल सी पर होता और ओ के अबाउट निकालता। तो ये हर केस में एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी इंटू बी क्रॉस होता। क्या समझ में आया? यानी दिस एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट मूव एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। क्या ये पॉइंट सब क्लियर हुआ? नहीं हुआ? पूछो 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 ना। देखो सुनो, पार्टिकल इधर है, पार्टिकल इधर है, पार्टिकल इधर है, आर और थीटा इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि मेरे पास में आर साइन थीटा कांस्टेंट है। क्या ये समझ में आ रहा है? आर बढ़ेगा तो थीटा घटेगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पी ही होगा, इट इज कांस्टेंट। इज इट ओके नाउ? ठीक है। अब हम लोग सेकंड केस की बात करेंगे। सर क्या होगा अगर कोई बड़ा सा बॉडी आ जाए और वो केवल अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा हो, यानी यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है, यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है और कोई पार्टिकल ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी सी बॉडी है, आलू टमाटर बैंगन गोभी, और ये सिर्फ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो ये जो बॉडी है बेसिकली, जब ये आलू कद्दू अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा से दिया जाएगा। तो आई इंटू ओमेगा, आई किसका? पूरी बॉडी का। किसके अबाउट? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। इंटू ओमेगा, ओमेगा भी किसके अबाउट? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा वो भी उसी के अबाउट मिल जाएगा। वापस सुनते हैं। अगर ट्रांसलेशन की बात करूंगा तो कैसे निकालते हैं? एम वी आर परपेंडिकुलर। ट्रांसलेशन में कैसे निकालेंगे? एम वी आर परपेंडिकुलर। और रोटेशन में कैसे निकालेंगे? आई। ये दिमाग में फीड कर लो भैया, नोट कर लो। ट्रांसलेशन की जब भी बात होगी एम वी आर की तरह निकाला जाएगा, और रोटेशन की जब भी बात होगी आई इंटू ओमेगा की तरह निकाला जाएगा। क्या होगा अगर कोई पार्टिकल ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है? तुम्हारी गाड़ी का पहिया घूम भी रहा होता है, आगे भी जा रहा होता है, तो क्या करोगे? दोनों हो गए, तो अब क्या करेंगे? तो देखो मैं तुम्हें एक सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है? इमेजिन करो कि यहाँ पर एक साइकिल रखी है, तुम्हारे सामने एक साइकिल रखी है, और उस साइकिल के पहिए पे फोकस करो, और उस साइकिल को कोई चला के जा रहा है और तुम उसको देख रहे हो, तुम उसे देख रहे हो। तो तुम अगर उस पहिए को देख रहे हो, क्या वो पहिया रोटेट भी कर रहा है और उसका एक्सिस, उसका सेंटर ट्रांसलेट भी कर रहा है? अब मुझे इस अरेंजमेंट का क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। मुझे क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। तो कैसे निकालते पता है? सुनो, पूरे पहिए का सेंटर के अबाउट प्लस सेंटर का तुम्हारे अबाउट। तो पहले तुम कूदी मार के पहिए से कहा चले जाओगे? उसके सेंटर में। और फिर सेंटर से कूदी मार के वहां आ जाओगे जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है। ऐसा करने से क्या होगा? जब पूरे पहिए का तुम सेंटर के अबाउट निकालोगे तो सेंटर के अबाउट पहिया केवल रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशन, तो उसे लिखा जाएगा आई ओमेगा। बात समझ में आ गई? अब पहिए की जगह सिर्फ उसके सेंटर पे फोकस करो, तो क्या उसका सेंटर सिर्फ आगे जा रहा है? क्या ये पार्टिकल बन गया? तो उसके उसके लिए कैसे लिखोगे तुम? एम्पियर। आया बात समझ में? तो पूरे पहिए का सेंटर के रेस्पेक्ट में और सेंटर का पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस तरह से सॉल्व करते हैं। और इसी चीज को मैंने यहाँ डायग्राम से समझा रखा है। मैंने वहां पहिए का एग्जांपल लिया था, यहाँ एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बना दिया
दिया मैंने, 3D में बनाने की कोशिश की थी, मुझे तो 3D दिखाई दे रही है, तुम्हें पता नहीं खिचड़ी दिखाई दे रही होगी, है ना। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो एक बॉडी है और वो बॉडी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है और उसकी एक्सिस आगे ट्रांसलेट कर रही है, दिखाई दे रहा है। बॉडी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है और उसकी जो एक्सिस है ना वो खुद एक लाइन पर मूव कर रही है और उसकी लाइन जो है वो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन ऑफ द एक्सिस, और उसी चीज को लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द पार्टिकल बोल रहा हूँ। यानी ये एक्सिस उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में इसकी सेंटर की वेलोसिटी है vc। ये समझ में आ गया। अब पी पॉइंट तुम देखो फिक्स पॉइंट है। अगर तुम इस बॉडी का सिर्फ सेंटर पकड़ लो तो सेंटर उस लाइन पर चल रहा होगा, उस पे तुमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो ये आ जाएगा आर परपेंडिकुलर। ये समझ में आया। तो थोड़ा सा मुश्किल है। अब सोचो ये बड़ी सी घूमती हुई बॉडी है और ये घूम भी रही है और आगे भी जा रही है और मुझे पी पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, शॉर्ट है ना, पी पॉइंट आओ। तो पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल, कैसे निकालेंगे? पूरी बॉडी का सेंटर के रिलेटिव प्लस सेंटर का पी पॉइंट। ये समझ में आया। तो मैंने जो डब्बा बना रखा है उसे पढ़ लो। पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी जो होता है वो कैसे निकालते हैं? पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स सेंटर, और जब भी अपन सेंटर के रिलेटिव निकालते हैं बॉडी सिर्फ घूम रही होती है, यानी रोटेशन, और रोटेशन का क्या होगा? आई इंटू ओमेगा। क्या ये समझ में आया? यस। तो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर एंड दैट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, प्लस सेंटर पे पूरी बॉडी को कंसंट्रेटेड मान लो। क्या मान लोगे? सेंटर में पूरी बॉडी को कंसंट्रेटेड। तो जब पूरी की पूरी बॉडी सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो जाएगी तो क्या ये पार्टिकल बन गया, और ये पार्टिकल जब आगे मूव कर रहा होगा तो उसका पी पॉइंट के अबाउट कैसे निकालोगे? एमवीआर। तो सेंटर का पी पॉइंट के अबाउट निकाल लोगे तो आ जाएगा एमवीआर। तो हमने इस बॉडी को दो तरह से, अच्छा क्या रोलिंग जानते हो? रोलिंग, रोलिंग का मतलब क्या होता है? घूमते घूमते आगे जाना। तो आप क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, दोनों को सुपरपोज कर दिया तो रोलिंग मिल गया। यहाँ मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है। एक बॉडी घूमते घूमते आगे जा रही थी, मैंने अलग अलग कर दिया। मैंने कहा एक या तो एक बार सिर्फ घुमाओ और एक बार सिर्फ चलाओ। तो घुमाओ के लिए आई ओमेगा और चलाओ के लिए एम्पियर। आया समझ में? तो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। अब देखो ये तो सारी चीजें करवा दी थी मैंने, है ना। अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोग करोगे? हाँ करो। एग्जाम्पल नंबर 4 करो। मैं समझा दूं? देखो मैं करवाता हूँ, आप लोग चिंता नहीं करो। सबसे पहले ये बताओ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो एम मास और आर रेडियस की एक डिस्क है, वो इनिशियली रोटेट कर रही है कितने से? ओमेगा से। तो इनिशियली ये डिस्क रोटेट कर रही है कितने से भैया? ओमेगा से। तो ये डिस्क जो है वो इधर की तरफ ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। अब 2m01 के दो बदमाश बच्चों ने च्युइंगम खा करके इस डिस्क के दोनों तरफ चिपका दिया, ठीक है, इक्वल मास का च्युइंगम चिपका दिया। तो एक तरफ मास एक्यूमुलेट हो चुका है m और एक तरफ मास एक्यूमुलेट हो चुका है m। अब ये दोनों चिपक गए इस च्युइंगम जो है वो इस डिस्क के साथ में। तो जब डिस्क घूमेगी तो उसके साथ में ये च्युइंगम भी घूम रही होगी। अब तुम्हें बताना है कि आई डैश कितनी हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो अब मुझे बताओ आई किस किस का लिखोगे? डिस्क का कितना? डिस्क का कितना? एम आर स्क्वायर। अच्छा एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, क्या ये दोनों भी घूम रहे होंगे? आर रेडियस पे घूम रहे होंगे। तो पहले वाले का कितना? एम आर स्क्वायर पॉइंट मास की तरफ, और इंटू 2 कर दूंगा तो क्या ये मेरे पास में फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या हम इस पूरे को सिस्टम मान लेंगे भैया? यस और नो? अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लेता हूँ, अगर मैं इस पूरे को क्या मान लेता हूँ? सिस्टम मान। अगर मैंने इस पूरे को ही अपना सिस्टम मान लिया तो बाहर से कोई फोर्स लगा के
जब भी 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, इसका मतलब I इंटू ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि I इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल, I1 I2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा। अच्छा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है बेटा? इनिशियल I कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इनिशियल ओमेगा कितना है? ओमेगा। और फाइनली इसकी जगह कितना रहेगा? वेरी गुड, इनटू ओमेगा डैश। अब इसको सॉल्व करके ओमेगा डैश बता सकते हो? हाँ, बताओ कितना आएगा? ओमेगा डैश क्या रहेगी मेरे पास में? वैल्यू m इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई m प्लस 4m। दिस इज द आंसर। मासेस सबके अलग अलग है ना, डिस्क का मास इज नॉट सेम एज दैट ऑफ च्युइंगम का मास। क्या बात समझ में आ गई? तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, क्या आपको पता है ट्रांसलेशनल में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है ना? तो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मास का काम कौन करेगा? आई। और वेलोसिटी का काम कौन करता है? तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। डू यू नो दिस? अच्छा, पावर किसके बराबर था बेटा? अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, फोर्स इनटू वेलोसिटी। जब पावर रोटेशन की बात करोगे, है ना, तो पावर जब बात करोगे रोटेशन में, तो फोर्स विल बिकम एंड वेलोसिटी विल बिकम ओमेगा। तो यहाँ के दोनों वेक्टर्स, यहाँ के दोनों वेक्टर्स। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और रोटेशन की एनर्जी टाउ इनटू ओमेगा। यहाँ तक ओके? यस और नो? अब हम बहुत क्रूशियल स्टेज में एंटर कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रोलिंग। और रोलिंग किसे कहते हैं? देखिए, राउंड शेप ऑब्जेक्ट रोल कर सकता है। राउंड शेप ऑब्जेक्ट 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिंग, एक होता है डिस्क, एक होता है स्फीयर और एक होता है सिलेंडर। हो गए क्या 6 प्रकार के ऑब्जेक्ट? हाँ, ये सॉलिड भी होता है और ये हॉलो भी होता है। अगर मैं समझ में, तो स्फीयर सॉलिड और हॉलो दोनों हो जाएगा, और सिलेंडर भी सॉलिड और हॉलो दोनों हो जाएगा। तो 4 ये हो गए, 2 आगे वाले हो गए। अच्छा, क्या कोन रोल कर सकता है क्या? कोन के मोशन को रोलिंग नहीं बोलेंगे। हाँ, वो एक्चुअली आप उसे रोल करोगे ना तो वैसे साइड में चला जाएगा, है ना, वो अपना पाथ ही छोड़ देता है। तो वो हम नहीं बात कर। अब इधर देखो, रोलिंग कहते हैं कैसे? जब कोई बॉडी रोटेट भी कर रही हो और ट्रांसलेट भी कर रही हो, तो उसके कंबाइंड मोशन को हम क्या कहते हैं? रोलिंग कहते हैं। ठीक है? अब इधर देखो, मैंने ग्रीन कलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस पर फोकस करो। मिला? मैंने बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं सिर्फ ट्रांसलेटरी वेलोसिटी दे रहा हूं, मैंने उसको कोई वेलोसिटी दे दी v, तो क्या उसके सारे के सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी v हो जाएगी? मान लो तुम जिस टेबल पे बैठे हो, मैं उसके घसीट रहा हूँ, मैं उसे खींच रहा हूँ v वेलोसिटी से। अगर मैं उस टेबल को v वेलोसिटी से खींचता हूँ, तो उस टेबल के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में सेम होगी। पूरी की पूरी टेबल एक साथ चल रही होगी, है ना। तो अगर ट्रांसलेशन मोशन की बात करता हूं, तो सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में क्या होती है? सेम। अब आप 7 पॉइंट्स पर बात करो। देखो, प्योर ट्रांसलेशन वाला फिगर चेक करो, और उसमें मैंने बोल रखा ए बी सी डी ई एफ और ओ, 7 पॉइंट्स मिले। अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी देता हूं आगे की तरफ v, तो ये सारे ही पॉइंट्स बिकॉज ऑफ प्योर ट्रांसलेशन किधर चल रहे होंगे? आगे की तरफ। कितने से चल रहे होंगे? v से चल रहे होंगे। यहाँ तक पॉइंट सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं रोटेशन की बात करता हूँ, प्योर रोटेशन। उसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास में साइकिल का एक पहिया है और उसको मैंने सेंटर से कील ठोक दी, या फिर मैंने साइकिल को पीछे से उठा दिया, वो पहिया हवा में, और तुमने उस पहिए को उठा करके ऐसे धक्का मार दिया। अगर मैं साइकिल को पीछे से उठा लूं, पहिया हवा में आ जाएगा, और तुम उस पहिए को जस्ट धक्का मार दो, तो क्या वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगा? किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? टेंजेंशियल। तो इधर वाला पॉइंट आर ओमेगा से, 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 तो सारे पॉइंट्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में आर इंटू ओमेगा से घूमना शुरू हो जाएंगे। ये
हो गया प्योर रोटेशन, ये हो गया प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन को देखो, अगर तुमने उस पहिए के सेंटर पे कील ठोक दी तो सेंटर की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अगर ओमेगा से रोटेट कर दिया जाए तो हर पार्टिकल क्या सेंटर टेंजेंशियल डायरेक्शन में r into ओमेगा से चल रहा होगा क्या? तो ए पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी आ गई? r ओमेगा। बी की भी कितनी आ गई? r ओमेगा। सी की भी कितनी? r ओमेगा। डॉट 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 सबकी कितनी? r ओमेगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या है समझ में आया? ठीक है। अगर इन दोनों को सुपरपोज कर दूं, क्या कर दूं? सुपरपोज। दोनों को ओवरलैप कर दिया, दोनों को ओवरलैप कर दिया। अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप कर देता हूं तो देखो, ए पॉइंट की वेलोसिटी, टॉप वाले पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से किधर थी? बोलो, ट्रांसलेशन की वजह से किधर थी? दिखाओ, दिखा दो। ट्रांसलेशन की वजह से किधर थी और रोटेशन की वजह से भी किधर थी? तो दोनों वेक्टर्स जुड़ करके किधर हो जाएगी? क्या समझ में आया? ठीक है। सेंटर की वेलोसिटी को कंफर्म करो। ट्रांसलेशन की वजह से किधर थी? रोटेशन की वजह से कितनी थी? 0। तो ओवरऑल सेंटर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? देखो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बॉटम वाला पॉइंट होता है उसको कहते हैं। ट्रांसलेशन की वजह से वो कहां जा रहा था? रोटेशन की वजह से कहां जा रहा है? अब इस वाले पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी हो गई, एक आगे vc और एक पीछे r ओमेगा। तो अब ये कहां जाएगा? जो ज्यादा होगी वहां चला जाएगा। अगर दोनों सेम हो गई तो वहीं रुक जाएगा, और ज्यादा हो गई, मान लो vc ज्यादा हो गई तो आगे चला जाएगा, और r ओमेगा ज्यादा हो गई तो नीचे चला जाएगा। सर बाकी पॉइंट का क्या हुआ? अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट ट्रांसलेशन की वजह से आगे था, रोटेशन की वजह से ऊपर था। तो अब सी पॉइंट पर बात करूंगा तो आगे की तरफ वेलोसिटी vc और ऊपर r ओमेगा, तो रिजल्टेंट इधर चली जाएगी। यस, तो ये वेलोसिटी जो हो गई ना, ये हो गई मेरे पास में। देखो इधर की तरफ वेलोसिटी है vc और इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है? r into ओमेगा। तो ये इधर चल रहा होगा नेट वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ r ओमेगा स्क्वायर प्लस vc स्क्वायर। मैंने लिख दिया था, कहाँ लिखा हुआ? ऊपर लिखा हुआ vc स्क्वायर प्लस r into ओमेगा का स्क्वायर, है ना? ये वाला लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? उसी तरह से f वाला जो पॉइंट होगा उसको देखो। क्या ये f वाले का डायग्राम समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये भी पॉइंट क्लियर है? ओके। बाकी सारे पॉइंट्स के बारे में भी हम लिख सकते हैं अगर हमें पता हो एंगल। अब हमारा इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है। सेंटर वाले का किस में क्या था? यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, कील लगा दी। ठीक है, तो सेंटर की नेट वेलोसिटी कितनी आ गई? vc आ गई। किसकी वजह से आई? ट्रांसलेशन की वजह से। ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मुझे बताओ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो मैंने यहाँ कुछ डायग्राम बना रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। और हम एक स्पेशल केस कर रहे हैं जिसे कहा जाता है प्योर रोलिंग। क्या कहते हैं? प्योर। तो प्योर रोलिंग जो है उसे समझते हैं, और उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, नीचे का ये वाला अरेंजमेंट हटा देता हूँ, ये अपन सब रीडिराइव करेंगे। लेट अस रीडिराइव एवरीथिंग। यस। तो प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है? देखो, आपने एक ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस किया, ये ऑब्जेक्ट राउंड शेप ऑब्जेक्ट है और ये ओमेगा से रिवॉल्व भी कर रहा है, और इसका सेंटर आगे कितने से जा रहा है? बीसी से। ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसी सिचुएशन है मेरे पास में, तो ये भी हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, mg कहाँ लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जा रहा है vc से, पीछे जा रहा है r ओमेगा से, और मैं बात कर रहा हूँ प्योर रोलिंग की। और प्योर रोलिंग में vc और r ओमेगा दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो नेट वेलोसिटी कितनी आ गई? 0। तो क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जाएगा कि पीछे? कहीं नहीं जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड करेगा ही नहीं आगे या पीछे, तो सरफेस पे वो रगड़ेगा ही नहीं, है ना? तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? देखो, फ्रिक्शन एक्ट नॉर्मली नहीं करेगा, लेकिन फ्रिक्शन एक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो अपने ऐसे नहीं बता सकते। उसके लिए आपको एफ एक्सटर्नल की जरूरत होती है। एक्चुअली फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है किसको? टेंडेंसी ऑफ मोशन को। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन तब होती है जब या तो बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए या फिर कोई वेलोसिटी दी जाए। ठीक है। अब इधर देखो, अगर बाहर से इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो
तो फ्रिक्शन लग भी गया तो रोकेगा किसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कोई टेंडेंसी नहीं है, बाहर से तुमने फोर्स लगाया नहीं है। इसका मतलब इफ F external is 0 then there is no need of friction although the surface is rough but friction will not act। सोचो, एक रफ सरफेस है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है लेकिन फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। बचा पा रहे हो? एक रफ सरफेस है, ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है लेकिन फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि F एक्सटर्नल कितना है? 0। तो जब F एक्सटर्नल 0 होता है तो फ्रिक्शन भी 0 होता है, फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर F एक्सटर्नल है, नॉन जीरो है मतलब है, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जो भी होगा स्टैटिक होगा, स्लाइडिंग नहीं होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, क्या ये समझ पा रहे हो? हाँ, अरे वेरी गुड। मैं सोच ही रहा था कि कोई नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो सुनो मेरी बात, मान लो कि साइकिल आगे जा रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट है जिससे वो जमीन से टच में। अगर मैं उस पर कील ठोक दूं तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर मैं साइकिल के पेरिफेरी पर वो पॉइंट पकड़ लूं जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, मैं उस पर कील ठोक दूं तो क्या साइकिल आगे जाएगी? अगर मैं उस पॉइंट को पकड़ लूं तो क्या पहिया आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सवाल ये है कि जब एक पॉइंट पूरी बॉडी का रुक गया तो बॉडी आगे जा ही क्यों रही है? तो सुनो, इस चीज को मैं समझाता हूँ, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया किया जो आपने ये सवाल पूछ लिया। बताओ क्या आंसर आएगा? एक्सिस आगे जा रही है, बहुत बढ़िया। अब देखो, इधर देखो, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये सेंटर कहाँ जा रहा है? आगे। ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगले ही पल यहाँ का पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? आगे। कुछ समय के बाद में ये वाला पॉइंट आ जाएगा नीचे और ये वाला पॉइंट फिर से और कहाँ चला जाएगा? आगे। क्या आप समझ पा रहे हो? अगले आने वाले टाइम में आने वाले पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बनते जाएंगे। वापस समझो, भारत को आजाद हुए कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? 75 ईयर्स हो गए। क्या एक भी टाइम ऐसा था टी टाइम पर व्हेन वी हैड 2 प्राइम मिनिस्टर्स? जो 100-150 करोड़ की जनता में हम 2 प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं कर सकते क्या? अच्छा, क्या इसका ये मतलब हुआ, सुनो, क्या इसका ये मतलब हुआ कि आजादी से लेकर के आज तक प्राइम मिनिस्टर कभी बदला ही नहीं? लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो एक ही था, ये समझ में आया? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जो उस मोमेंट पर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होता है, और वो पॉइंट हमेशा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा। जैसे ही बॉडी आगे मूव करेगी, अगला पॉइंट कहीं और होगा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रोल प्ले करेगा और ये रिटायर्ड निकल गया। कुछ समय के बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इट विल एक्ट लाइक ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इट विल मूव फॉरवर्ड। अलग अलग लोग प्राइम मिनिस्टर बनते चले जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर तो एक ही रहेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज कैसे होगा? सिनेमा हॉल में आप कभी गाड़ी में मतलब वो टिकट लेने गए हो, ठीक है, जो व्यक्ति टिकट ले रहा होता है वो मोमेंटली रेस्ट पे होता है, लेकिन पूरी लाइन धीरे धीरे आगे मूव कर रही होती है। तो लाइन तो मोशन में है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट पर है। मेरी बात समझिए, पर्सन आया, गार्ड मतलब अपना टिकट लिया, टिकट लेने के बाद वो चला गया, उसके पीछे का पर्सन आया, अब वो टिकट ले रहा है, टिकट लिया, चला गया। यही काम हो रहा है ना? द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अलग अलग पॉइंट कांटेक्ट बनते चले जाएंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसे कह रहा हूं जो उस मोमेंट पे पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में। भाई देख, अगर मैं किसी
टायर को 2πr डिस्टेंस चलवाता हूँ, सुनना मेरी बात सुन, मैं टायर को 2πr डिस्टेंस चलवाता हूँ तो उसकी पेरिफेरी के सारे पॉइंट्स एक ही बार कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन चुके होते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो क्या टायर आगे नहीं जाता है? जिस मोमेंट पे कोई एक पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होता है वो उस पॉइंट पर रेस्ट पे होता है। आया समझ में? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है जरा देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डज नॉट मूव एंड इट इज एट रेस्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर? अच्छा, एफ एक्सटर्नल क्या होगा? जीरो। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? जीरो। इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो then the friction is also zero. और अगर f external is non-zero, then friction is also non-zero, but it is static because point of contact does not move. No sliding occurs. So v is equal to r omega and alpha is equal to r into alpha. यहाँ तक कहानी क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ट्रांसलेशनल देखो, इधर देखो, डायग्राम को चेक करो, डायग्राम को चेक करो। एक बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस इसकी r है, ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है, सेंटर इसका vc से आगे की तरफ चल रहा है और प्योर रोलिंग कर रही है, इसलिए vc r ओमेगा के बराबर है। ये समझ में है? रेडियस ऑफ जायरेशन किसको बोलते थे पहले बता? वेरी गुड। तो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है रूट ऑफ आई बाई एम। तो एनी आई कैन बी रिटन एज एम के स्क्वायर। मैंने लिख दिया, इसका आई जो भी होगा वो क्या है? एम के स्क्वायर, है ना? मैं तब तक नहीं बता सकता ना जब तक ज्योमेट्री नहीं पता है। तो मैंने कह दिया ये कोई राउंड शेप ऑब्जेक्ट है, स्फीयर होगा तो उसके लिए अलग होगा, बॉडी अलग अलग होगी तो उसके लिए अलग अलग होगी। सबसे पहले ये बता, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? अरे वेरी गुड, हाफ एम वीसी स्क्वायर। देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आई की जगह, हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे गजब, एम के स्क्वायर और ओमेगा की जगह, ओमेगा की जगह क्या डाल दें? क्या ओमेगा की जगह वीसी बाई आर डाल देंगे? अरे बहुत बढ़िया, शानदार। ये लिखा हुआ है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू हाफ इंटू एम इंटू वीसी स्क्वायर। यस और नो? अच्छा, डब्बे में जो चीज है क्या वो ईटी है? टी मतलब ट्रांसलेशनल, आर यानी रोटेशनल। तो क्या ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ईटी है क्या? अच्छा, टोटल एनर्जी अगर ई है तो क्या वो ई टी प्लस ई आर होगी? मित्रों, क्या ये 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ई टी होगी? बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, तुमने इक्वेशन 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, 3 भी निकाल लिया, चौथा भी निकाल ही लो। चौथा इक्वेशन क्या पता है? ई टी बाई, तो ई टी बाई ई कर देता हूँ। तो ई टी तो ई टी है, ई क्या पता है? 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ईटी। तो देखो ईटी से ईटी गया। अच्छा, ईटी से ईटी उड़ाने के बाद में ये नीचे लिखा हुआ, अरे गजब, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस, अरे गजब। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था? 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सोचना, देखो मैं थोड़ा स्टाइल मारूंगा। 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर -1। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता था? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब मुझे रेशियो बताना, देख ई आर बाई ई का, तो ई आर की जगह क्या लिखूं? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ईटी। और ये जब क्या हो जाएगा, देख 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू, अच्छा ईटी से ईटी। अच्छा, एलसीएम ले लेता हूं तो आर स्क्वायर ऊपर का और आर स्क्वायर नीचे का उड़ जाएगा क्या? तो पता क्या आया, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या ऐसा आया कि नहीं है? अब यहाँ से देख, अपन थोड़ी सी स्टाइल मारेंगे। ये लिख दिया अपन ने के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस, ऊपर नीचे के स्क्वायर से भाग दे देता हूँ, तो क्या ये लिखा हुआ है 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर है क्या? सोच, ऊपर नीचे के स्क्वायर से भाग दूंगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ? 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर की पावर -1। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं? कितने लोग समझ चुके हैं कि अब समझने से कुछ होना नहीं? कौन सा वाला थर्ड सेंटेंस समझ में आया? सब समझ में आ गया? पक्का? संदीप बाबू, पक्का? हाँ,
ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ये बता, ई आर, इक्वेशन नंबर 2 पे गौर करो। ई आर एंड रिजल्ट क्या है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ईटी। तो ई आर बाई ईटी देख के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा क्या? छठी इक्वेशन समझ में आ रही? अच्छा अब x और y पर फोकस करते हैं। x रेशियो जो है ना, x रेशियो वो क्या है? ये बोल रहा है कि जब कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसके अंदर ट्रांसलेटरी एनर्जी भी है और रोटेशनल एनर्जी भी है। टोटल एनर्जी का कितना परसेंट ट्रांसलेटरी? वो है x। व्हाट इज x? टोटल एनर्जी का कितना परसेंट ट्रांसलेटरी है। क्या समझ में आया? और रोटेशन, बचा हुआ परसेंट किसका होगा? रोटेशन का। तो टोटल एनर्जी का कितना परसेंट रोटेशनल। क्या ये समझ में आया? अगर कोई मुझसे पूछे कि x प्लस वाई किसके बराबर है, तो 1 के। x प्लस वाई किसके बराबर है? 1 के बराबर है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इधर देखो, रिंग हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। ठीक है। उसी तरह से स्फेरिकल शेल के लिए कितना होता है? 2/3 mr²। डिस्क और सिलेंडर के लिए 1/2 mr²। और सॉलिड शेल के लिए 2/5 mr। क्या आप लोग ये जानते हो आगे का जो ये फैक्टर होता है ना, ये k²/r² होता है। हाँ सर। तो ये आगे का फैक्टर देखो, इसके आगे का फैक्टर कितना? 1। तो k²/r² कितना होगा? 1। इसके लिए k²/r² कितना? 2/3 हाफ। और इसके लिए कितना? 2/5। क्या ये समझ में आया? पक्का? अच्छा अब देखो, x निकालना है। x ये वाला वैल्यू ये मैंने प्रूव कर दिया था। इधर देखो, k²/r² कितना है? 1। यहाँ रख दो। तो k²/r² कितना हो गया? 1 + 1 कितना? 2। तो इन्वर्ट करेंगे तो 1/2। यानी 50% एनर्जी किसकी? ट्रांसलेशन। और बाकी 50% एनर्जी का क्या है समझ में आया? यस सर। ठीक है। सेकंड वाला देखो, स्फेरिकल शेल ये कितना है? 2/3। तो यहाँ रख दो। तो 2/3 है ये वाला फैक्टर कितना है? 2/3। 2/3 में 1 जोड़ा कितना है? 5/3। उल्टा कर देंगे 3/5 60% होता है। यस सर। तो जब बोखला गोला रोल करते हुए आगे जाता है तो उसकी 60% एनर्जी किसमें होती है? ट्रांसलेशन। और 40% एनर्जी किसमें होती है? रोटेशन। आया समझ में? यस सर। ठीक। डिस्क या सिलेंडर जब रोटेट करेगा तो ये कितना है? 1/2 k²/r² कितना है ना। अच्छा मैं इधर हाथ रखूंगा तो भी तुम्हें दिख जाएगा। याद रखते हैं, देखो ये k²/r² कितना आ गया? 1/2। 1 + 1/2 कितना आया? 3/2। 1 + 1/2 कितना आ गया? 3/2। 3/2 को उल्टा कर देंगे 2/3 यानी 66%। यानी जब भी डिस्क रोल करती है तो उसकी 66% एनर्जी किसमें होगी? ट्रांसलेशन में। और बची हुई एनर्जी किसमें रहेगी? सबका। ठीक है। सॉलिड स्फीयर के लिए खुद निकाल के बताओ, बिना बोर्ड में नहीं। हो गया? ये तुम कुल्फी बंद करो। आ गया आंसर? बंद ही नहीं हो रहा। 5/7 आगे नॉट वर्किंग। क्या हो गया उसको? मैं भैया को बुला के लाती हूँ, फिर क्या कर सकते? क्या बता? चलिए बेटा जी, पहले अटेंडेंस के बारे में बात करेंगे।
देखी है हिंदुस्तान वाली को, देशभक्ति मूवी आई है ना, आदित्य नायक, वैभव मकवाना, कोमल कुमारी, राजू कंवर, ओके कोमल इज प्रेजेंट, राजू कंवर, पायल सिंह, विक्रम, त्रिशा, अभिनव, काश्मी, काव्य, टिंकू, प्रेजेंट सर। गणेश, काव्य इज प्रेजेंट, टिंकू इज प्रेजेंट, यस सर। काव्य इज प्रेजेंट, ठीक है। कनिष्का, जिया नैनीवाल, प्रणव आचार्य, यशस्वी किची, अमृता, मोहित कुमार, दीक्षा, सुमन, दीपेंद्र, कमल सिंह, रवीना विश्नोई, रोहित कुमार जीना, गरिमा, खुशी सोलंकी, प्रेजेंट सर। पितुषी, गोपाल चौधरी, करण सेन, अशोक चौधरी, तमन्ना सिसोदिया, तुषार दधीच, गर्वित द्यामा, सरा सोना, महक खत्री, सोनाक्षी सेन, कोमल आनंद, पीयूष रत्न, भावना विश्नोई, आस्था शर्मा, कोमल प्रजापति, भावना विश्नोई, हिमांशु जोशी, कनिष्क राजौरिया, रुद्रा, तरुण चौधरी, रोशनी कुमारी, काश्मी त्यागी, हिमांशी कल्ला, जानवी रेड्डी, शौर्य शिमाली, संदीप कुमार, लावण्या, लकी बरासा, नेहा अमरी। भैया किसी का नाम नहीं आया हो तो बता दो। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। अरे आज तो बहुत अच्छी कंडीशन है, लास्ट टू लास्ट क्लास आपकी जब थी तो 59 एब्सेंट थे आउट ऑफ 69। 10 ही बच्चे आए थे परसों। ये रखो बेटा, है ना, यहां तक समझ में आ गया? अरे भैया ये इसको ब्रिज मत करो, ठीक है। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब यहाँ से कुछ चीजें आप लोगों की खतरनाक मोड में चलेगी। ये रोटेशन का लास्ट सेक्शन है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। आपको इंक्लाइंड प्लेन और उस पर रोल करता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो नीचे क्या लगा, mg, उसके दो कंपोनेंट कर दिए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ये समझ में आया? ठीक है। अब इस बॉडी को मैंने हाईएस्ट पॉइंट से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, सिर्फ छोड़ दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है, 0, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी कितनी है, 0, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी कितनी, 0। यहां तक पॉइंट ओके। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, क्या सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, देखो, तो सरफेस ने लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब आपको ये बताना है नॉर्मल रिएक्शन क्या mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, लेकिन mg sin थीटा को बैलेंस कौन करेगा? mg sin थीटा की वजह से ये बॉडी कहां जाना शुरू होगा, नीचे।
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रगड़ेगा और कहां जाने की टेंडेंसी रखेगा, नीचे। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर, और सरफेस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे। तो मैंने फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन बताया है, ठीक है, बॉडी पर ऊपर और सरफेस पे नीचे। क्या ये समझ में आया? अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज प्योर रोलिंग, इट इज जो मोशन इसका है वो प्योर रोल है, ठीक है। तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जीरो नहीं होता, प्योर रोलिंग में एफ एक्सटर्नल है ना, देखो mg sin थीटा इज एक्टिंग लाइक एफ एक्सटर्नल, तो जब भी एफ एक्सटर्नल होता है तो फ्रिक्शन जीरो नहीं होता। बॉडी फिर भी मूव करती है ना, सेंटर की तो वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, तो इसका सेंटर नीचे जा रहा है किसी वेलोसिटी से और किसी एक्सेलरेशन से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब ये बॉडी घूमते घूमते नीचे पहुंच जाएगा बॉटम पे, तो वेलोसिटी कितनी होगी, निकालो। एक्सेलरेशन कितना होगा, निकालो। अल्फा कितना होगा, निकालो, है ना, हर चीज निकाल के बता दो। तो एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें निकालना है, अल्फा कितना होगा वो हमें निकालना है, कितने टाइम में पहुंचेगा वो हमें निकालना है, वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें निकालना है, अल्फा कितनी, दुनिया भर की चीजें मुझे निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो ट्रायंगल की हाइट कितनी है, h, और टॉप सरफेस से बॉटम वाली सरफेस तक पहुंचते हुए जो डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइंड मूव किया वो कितना है, s। तो मैंने इस ट्रायंगल को स्क्वीज करके इसी के अंदर बना के रखा है। इस ट्रायंगल के पेट में देखोगे तो एक और छोटू ट्रायंगल मैंने बना के रखा है, इसको स्क्वीज करके यहाँ पे, ये छोटू ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें साइन थीटा बताओ, साइन थीटा कितना आ गया, h भाई, देखो वो आ गया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, h बाई साइन। क्या ये समझ में आया? अब यहां से ध्यान देना क्योंकि मैं एनालिसिस बहुत ही खूंखार तरह से करने वाला हूं भैया, ठीक है, ये अरेंजमेंट सब लोगों को क्लियर है। देखो लिखेंगे इक्वेशंस, पहली इक्वेशन मैंने लिखी, क्या नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा है या sin थीटा cos थीटा, क्या ये इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है? ओके, सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी, देखो नीचे की तरफ इक्वेशन ले रहा हूं, mg sin थीटा, ऊपर फ्रिक्शन, यस, और फ्रिक्शन स्टैटिक है क्योंकि रोलिंग में कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, रोलिंग मोशन में कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है। और एक चीज अच्छे से समझो, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू एन नहीं होता है ना, इट इज ऑलवेज लेस देन और साइन थीटा। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगा, एफ एस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए दूसरी इक्वेशन समझ में आ गई, ठीक है। अब सेंटर पर खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, क्या एम जी उसका कॉस थीटा साइन थीटा सेंटर से पास हो रहा है, एम जी सेंटर से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एम जी का कॉस थीटा और साइन थीटा भी कहां से पास हो रहा है, तो इनके टॉर्क क्या हो गए, जीरो। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन के भी टॉर्क क्या हो गए, जीरो। तो सिर्फ सेंटर के अबाउट किसका टॉर्क गया, हाँ बोलो, फ्रिक्शन का, किसका टॉर्क गया, फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का टॉर्क आया एफ स्टैटिक इनटू आर, एफ इनटू आर, क्या फ्रिक्शन का टॉर्क आ गया, इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। देखो इस डायग्राम को चेक कर, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, सेंटर है, फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो आर परपेंडिकुलर क्या आएगा, रेडियस। समझ में आया? तो उसका टॉर्क क्या आएगा, एफ इनटू आर। बाकी कौन कौन बचे बता, अभी ले लेते हैं। एमसी कहां से पास हो रहा है, एमसी कहां से पास हो रहा है, तो जिस पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क लेना चाह रहे हो अगर उसी पॉइंट से फोर्स पास हो रहा है तो उसका आर परपेंडिकुलर क्या होगा, तो टॉर्क क्या होगा, जीरो। अब देख यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ और ये पॉइंट टी है, तो टॉर्क लेने के लिए मेरे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, आर परपेंडिकुलर, यस और नो, आया ना। अब अगर मैं कहूँ कि फोर्स तो लग रहा है यहाँ पे लेकिन पॉइंट है ही खुद उस पर, तो आर परपेंडिकुलर क्या, तो टॉर्क क्या, जीरो। आगे बात समझ में, yes। अच्छा तो टॉर्क की भी इक्वेशन आपने लिख ली। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ
क्या प्योर रूलिंग में v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा होता है? अच्छा, क्या प्योर रूलिंग में एक्सेलरेशन हमेशा r इंटू एल्फा होता है? अच्छा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप हमेशा m के स्क्वायर लिख सकते हो? अच्छा, क्या इतनी इक्वेशंस लिखने के बाद में टाइम तो डेट आ गई है, पता भी नहीं चलेगा। एफ स्टैटिक जो होता है, एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग, ये म्यू इनटू एन होता है। देखो जरा, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और एस की भी वैल्यू तुम्हें पता है। अब देखो, ये लिख लिया सब लोगों ने? क्या हो गया, पंखा चला लो? नहीं, चलो ठीक। तो पंखे को देखो तो सही। लगाओ ना। तो पंखे का क्या करना है अपन को? हवा ने, हवा से मतलब है। बाहर आ गया तो हेलो, बता रही है कि डरा रही है? ठीक है, फिर बंद, ठीक है भैया। मैं नहीं चाहता कि उसके रोटेशन में मेरा ट्रांसलेशन पड़ेगा, है ना? ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करते हो, देखो अपने पास में कितनी इक्वेशंस आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? √2gx डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। टाइम का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा रूट ऑफ 2h बाई जी, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा का फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला, फ्रिक्शन का फॉर्मूला, म्यू का फॉर्मूला, थीटा मैक्सिमम, ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। मैं एक एक के ना तो डेरिवेशन में जा सकता हूँ, आधा घंटा तो यही ले लेगा। ठीक है, तो बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर आपको समझ में आ गई तो इन्हीं से सॉल्व करके अपन वो सारे के सारे फॉर्मूलाज अचीव कर सकते हैं। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें एक एक्सेलरेशन का इसमें से डिराइव करवा के दिखा देता हूँ। एक फॉर्मूला डिराइव करवा के दिखा दूं, एक्सेलरेशन का डिराइव कर ले। ठीक है, अब देखो, आप सेकंड इक्वेशन पर फोकस करो। सेकंड इक्वेशन का है, नहीं दिख रहा है? बताओ क्या है सेकंड इक्वेशन? एम साइन थीटा माइनस एफ एस एम ए। अब आप एक काम करो, थर्ड इक्वेशन दिख रही है, उसमें आप आर आर से डिवाइड कर दो। थर्ड इक्वेशन में आप आर से डिवाइड कर दो, तो एफ एस इज इक्वल टू आर ई एल्फा बाई आर। आर की जगह पर रखो एम के स्क्वायर, एल्फा की जगह पर रखो ए बाई आर डिवाइड बाई आर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? तो एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए। देखो कंफर्म करो, जोड़ दो इन दोनों को। जैसे तुम दोनों को ऐड करोगे तो एफ एस से एफ एस की बैंड बच गई। ये लिखा हुआ एम जी साइन थीटा, और इसमें से एम ए को कॉमन ले लेंगे, लिखा हुआ 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एम से एम कट जाता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई भैया जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखो क्या ये एक्सेलरेशन आ गया? क्या गया एक्सेलरेशन? होगा क्या? ध्यान रखो अपना, एक्सेलरेशन डन। ठीक, अब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, ये इक्वेशन जानते हो? ठीक है, तो मैं ये इक्वेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? जी स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह पर लिख दिया जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस a स्क्वायर बाय r। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज लिखनी है यहाँ पे, क्या? हाँ, ये x जो है ना वो s है, तो ये कितना है? h बाई साइन थीटा। देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा से साइन थीटा
वैल्यू आ गई रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी आ गई। देखो वेलोसिटी भी आ जाएगी। ये सारे फॉर्मूलाज इसी तरह से आएंगे। क्या समझ में? बस इतना सही और कुछ भी नहीं है। नीचे थोड़ा सा और डेटा है ना, ये डेटा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। बात ये है बच्चों, बात ये है कि जब दो मासेस होते हैं ना r डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और ये 16वीं शताब्दी में न्यूटन ने कह दिया था कि Gm1m2 by r स्क्वायर होता है ना। Gm1m2 by, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। तो जब दो मासेस हैं m1 और m2, तो ऐसे देखो दो मासेस हैं m1 और m2, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनके पीछे जो गणित है उस पर मैं आऊं उससे पहले अपन कुछ बात कर लेते हैं बेसिक सी। देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is always attractive and it acts along the line joining the masses. क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है, कंजर्वेटिव होता है, लॉन्ग रेंज होता है, सेंट्रल होता है। सेंट्रल मतलब सेंटर टू सेंटर लगता है, ठीक है। तो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स और चार प्रकार के फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स। ये याद रखना है तुम्हें। हर फोर्स किसी न किसी पार्टिकल की वजह से लगता है। फिजिकल वर्ल्ड में तुम्हें बताया गया होगा। यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो कौन सा है? ग्रेविटोन। और किसको फॉलो करता है पता है? एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्ट। तो अब देखो मैंने एक डायग्राम बना के रखा, उस पर गौर से देखना बेटा। m1 m2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। तब मैं क्या कह रहा हूँ, F12 वो फोर्स है जो 1 पे लग रहा है, F21 वो फोर्स है जो 2 पे लग रहा है। जिस पे लग रहा है उसे पहले लिखूंगा, जिसकी वजह से लिख रहा है उसे बाद में लिखूंगा। तो F12 आ गया इस डायरेक्शन में और F21 आ गया इस डायरेक्शन। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या ये समझ में आ गया? यस और नो बालिका? चलो अब न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने ये कहा कि भैया देखो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन उल्टा होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। और अगर जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है तो दोनों को F लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी आती है? Gm1m2 by r स्क्वायर। और G कौन है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 6.67 into 10 स्क्वायर माइनस 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। डायमेंशंस याद रखनी है, m की पावर -1 L3 t minus 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेक्टर फॉर्म क्या है? तो देखो सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा। राइट साइड वाले वेक्टर को r कैप बोल दिया, तो लेफ्ट साइड वाला वेक्टर माइनस r कैप हो जाएगा। अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो एक तो दो चीजें हैं। देखो सुनो, मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? Gm1m2 by r स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ F12 तो F12 का मैग्नीट्यूड क्या? Gm1m2 by r स्क्वायर। और डायरेक्शन कितना लग रही है? r के। तो देखो क्या पहला वाला एक्सप्रेशन समझ में आया क्या? Gm1m2 by r स्क्वायर into r क्या? क्या है एक्सप्रेशन क्लियर? अच्छा ये बताओ, किसी भी वेक्टर में, इधर देखो, किसी भी वेक्टर में अगर तुम उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो क्या क्या आता है क्या? अच्छा तो अब मुझे बताओ, अगर r वेक्टर में r से डिवाइड कर दूंगा तो क्या r क्या पाएगा? तो इस r कैप की जगह पर मैं एक काम पुट कर देता हूँ। इस r कैप की जगह पर मैंने लगा दिया r वेक्टर डिवाइडेड बाई r। तो नीचे वाला जो स्क्वायर है ना वो बन के क्या बन जाएगा? क्यू हो जाएगा। देखो क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब F12 तुमने निकाल लिया, F21 निकाल लिया। F21 कैसे निकालोगे? आप जानते हो एक फोर्स का उल्टा कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, दूसरा मिल जाता है। सभी एक्सप्रेशंस के आगे माइनस लगा देंगे तो मुझे F21 मिल जाएगा। क्या है समझ में आ गया? सवाल ये है, क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह वैलिड है? नो। इसकी भी सीमाएं, उन सीमाओं को बोलते हैं लिमिटेशंस। कौन कौन से लिमिटेशंस है? तो बेटे इसके दो लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशन तो ये कि इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। सेकंड लिमिटेशन ये है कि इट इज ओनली वैलिड फॉर स्टेशनरी मासेस। अगर मास चल रहा हो तो न्यूटन के हिसाब से ये लॉ नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन हम लोग सोचते नहीं, चेप देते हैं, है ना। तो
स्टेशनरी मास होना चाहिए और स्टेशनरी मास के साथ साथ में मास छोटा होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बॉडी बड़ी होगी तो कैसे लिखेंगे? तो बड़ी बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस का यूज किया जाएगा, है ना। मतलब एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट करेंगे, gm1m2/r², एक एलिमेंट इधर एक एलिमेंट उधर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, और उस इंटीग्रेशन से ही तुम्हारा आंसर निकलेगा। क्या है बात समझ में आएगी? नेक्स्ट यहाँ जो पॉइंट आता है बेटा, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है? देखो, मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझो, उसके बाद में अपन डेफिनेशन की भी बात कर लेंगे। हर मास अपने चारों तरफ एक रीजन प्रोड्यूस करता है, उसी रीजन में उसका इफेक्ट इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अगर आप उस रीजन के बाहर कहीं चले जाओगे तो आपको उसका इफेक्ट मेजर नहीं होगा। ये समझ में आया? तो जब हम लोग किसी मास के चारों तरफ उस रीजन की बात करते हैं तो उस रीजन को ही क्या कहा जाता है? इंटेंसिटी। मतलब उस रीजन को मेजर कैसे करते हैं? तो उस रीजन को मेजर करते हैं उसकी स्ट्रेंथ में, और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसी को क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक मास ने अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस किया, यानी रीजन उत्पन्न किया जहां उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, दूसरे मास ने भी अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया। एक मास में एक के फील्ड में दूसरा आ गया और दूसरे के फील्ड में पहला आ गया, तो दोनों पे क्या लगने शुरू हो जाएंगे? फोर्सेस लगने शुरू हो जाएंगे। ऑपोजिट नहीं होगा, फोर्सेस अट्रैक्टिव ही होंगे, है ना, बट फोर्सेस तब होंगे जब एक के फील्ड में दूसरा या दूसरे के फील्ड में पहला आ जाए। तो हर मास अपने चारों तरफ जो रीजन प्रोड्यूस करता है उसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, जहां उसकी इफेक्ट इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं। जहां किसी दूसरे मास को तुम लेके आ जाओगे तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब हम उसको मेजर कैसे करेंगे? तो उसको मेजर करते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी का डायरेक्टली मेजर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं फोर्स और वहां से बैक कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी। अल्टीमेटली हम बात फोर्स की करेंगे और फोर्स में कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें इंटेंसिटी मिल जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा करना है तो हम एक कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जिसे कहते हैं टेस्ट मास। टेस्ट मास, टेस्ट मास टेस्ट चार्ज की तरह होता है। टेस्ट मास क्यू नॉट, यस, इन्फिनिटी लिख जाते हैं। तो टेस्ट मास एक ऐसा मास है जिसको, पहले तो ये इमेजिनरी है, ऐसा कोई मास एग्जिस्ट नहीं करता, तो टोटली इमेजिनरी मास। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सिर्फ फोर्स फील कर सकता है, किसी को फोर्स लगा नहीं सकता, क्योंकि इसका खुद का सेल्फ फील्ड होता ही नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है और इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है? अपना फील्ड होता है। तो हम पॉइंट से पॉइंट छोटे से छोटा मास भी ले लेंगे तो भी उसका कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि टेस्ट मास एक इमेजिनरी मास है जिसका खुद का कोई फील्ड नहीं। तो एज्यूम करते हैं ऐसा कोई मास, और सरलता के लिए ऐसे यूनिट +1 kg, यानी 1 kg का मास अपन इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ जस्ट फॉर द कैलकुलेशन। तो एम नॉट का है मेरे पास में इन्फिनिटी में, तो उस एम नॉट को मैंने ला करके पी पॉइंट पे बैठा दिया। एम नॉट को मैंने ला करके पी पॉइंट पे बैठा दिया। तो जब तुम एम नॉट को पी पॉइंट पर ला करके बैठा दोगे तो एम मास की वजह से, और एम और पी के बीच, एम और एम नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? आर हो गया। तो एम और एम नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? आर हो गया। देखो, एम और एम नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? आर। तो इस एम नॉट पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और वो फोर्स कितना लगेगा? -gm1m2/r इंटू आर कैप। ये फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। इस फोर्स में अगर मैं एम नॉट से डिवाइड कर दूं, यानी फोर्स पर यूनिट मास अगर मैं कह दूं, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है ना। यानी जिस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर हमें करना क्या है, समझिए। इस एम मास की वजह से मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मैंने एम नॉट को कहां से लेकर के आ गया? टेस्ट मास से। टेस्ट मास को मैं कहां से लेकर के आ गया? इन्फिनिटी से। और कहां ला करके प्लेस कर दिया? यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ लेकर के आ गया, क्या ये सिस्टम बन गया? और सिस्टम में फोर्सेस लगेंगी, तो इस एम नॉट पे फोर्स लगना इधर शुरू हो गया।
अच्छा देखो आर वेक्टर इधर था लेकिन इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है अंदर, इसलिए क्या गया माइनस, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया GM1 इंटू बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया प्लस आर कैप कि माइनस आर कैप है ना। देखो इस डायरेक्शन को अगर बोलोगे तो प्लस आर कैप, लेकिन फोर्स लग रहा है इधर इसलिए माइनस आर कैप। ये समझ में आ गया, तो ये आ गया फोर्स। अब मैं इंटेंसिटी डिवाइड बाय एम नॉट कर दोगे क्या मिल जाएगी, इंटेंसिटी। क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, GM बाई आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में? तो किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड कभी भी किसी वेक्टर का नेगेटिव नहीं होता है, यानी इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास में GM बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द GM बाई आर स्क्वायर। और इंटेंसिटी का वेक्टर कैसे लिखोगे, माइनस GM बाई आर स्क्वायर इंटू आर। यहाँ तक कंफर्म कर, रेंज से तो अलग है, क्या मतलब रेंज बोलते हैं ना पर स्पोर्ट्स में बताया था ना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेस हो रेंज कम होती है। देखो दो अलग अलग बातें हैं, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, फोर्स नहीं है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की एक फिक्स्ड रेंज है। फिक्स्ड भी क्या मतलब, उसकी रेंज कुछ है और वो रेंज क्या है, इनफाइनाइट। अगर आप मुझसे ये कहते हो कि न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, ये लगता है वो किस में लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर से लेकर के ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक लग सकता है, इसलिए वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। रेंज का मतलब ये होता है कि फोर्स किस से और किसके बीच में एक्ट कर सकता है, कितने डिस्टेंस पे दो मासेस रखूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर सके। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं इंटेंसिटी किसी भी एक मास के चारों तरफ वो रीजन है जहां उसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है। और किसी मास से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होगी, GM बाई आर स्क्वायर। मैं रेंज की बात नहीं कर रहा, रेंज ग्रेविटेशनल की कितनी होती है, न्यूक्लियस के अंदर से लेकर के इनफाइनाइट। तो अलग अलग बातें, दोनों का इससे कोई संबंध मैं नहीं समझता। ठीक है, चलिए अब अपन बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसको समझो। सबसे पहले तो ये बताओ इंटेंसिटी का सिंबल क्या था, आई वेक्टर, और क्या वो स्केलर था कि वेक्टर थी, तो वेक्टर है ना। और फोर्स डिवाइडेड बाय मास लिखा था, इसमें यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन डिवाइडेड बाय एजी, है ना। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर है, सिंबल इसका V है। जितने भी पोटेंशियल्स होते हैं उन सबका सिंबल एक ही होता है V, ठीक है। यूनिट पकड़ो, यूनिट क्या है, जूल पर एनर्जी पर, एनर्जी पर मास, एनर्जी पर मास, ठीक है। तो एनर्जी पर मास इज द, अच्छा एनर्जी और वर्क डन की यूनिट सेम होती है, तो क्या ये वर्क डन डिवाइड बाय मास हो सकता है, अच्छा क्या ये पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय मास हो सकता है। तो सिर्फ इस यूनिट से तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी को तुम U बाई एम भी लिख सकते हो और W डिवाइड बाई एम भी लिख सकते हो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ऊपर एनर्जी लिखा है नीचे मास लिखा है ना। अब एक चीज बड़े अच्छे से समझे, और ये 3 बार जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो सिचुएशन क्या है, इस m मास की वजह से मुझे P पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, समझ में आया। इस m की वजह से मुझे इस m का, छोटू m का जो फिक्स्ड है, इसका पोटेंशियल कहाँ लिखना है, P मान लो। इस m का पोटेंशियल मुझे यहाँ पर लिखना है, तो कैसे लिखूं, इंफिनाइट। ऐसा करने के लिए मैंने एक टेस्ट मास लिखा,
और उस टेस्ट मास को कहाँ रखा? इन्फिनिटी पे। और बहुत धीरे धीरे हजारों सालों में इसको उठा करके कहाँ लेकर के आ गया? पी पॉइंट। तो जब मैं ऐसा करूंगा मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। यस सर। उस वर्क को मैंने कैलकुलेट किया। हाँ सर। वो जो वर्क होता है उस वर्क में मैं अगर एम नॉट से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। आया समझ में? फिर से सुनो, अगर किसी यूनिट पॉजिटिव मास को, अगर आप किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट मास को इन्फिनिटी से बहुत धीरे धीरे किसी पॉइंट तक लेकर के आते हैं तो उसमें जो वर्क करना पड़ता है वो इस एम मास की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल के बराबर होता है। क्या समझ में आया? नहीं आया समझ में? एम नॉट से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, पहचानो। जूल डिवाइडेड बाई केजी, एनर्जी बाई केजी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ मास एट एनी पॉइंट। Gravitational potential due to a mass. Which mass? This mass. At any point. Which point? P point. Is equal to Vp. And it is equal to what? It is equal to minus Gm by R. कहाँ से आएगी? ये होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई एम नॉट। वर्क डन डिवाइडेड बाई एम नॉट। तो अगर वर्क डन डिवाइडेड बाई एम नॉट अगर अपन सॉल्व करेंगे तो वहां से ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा। यानी अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव मास को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आता हूं तो जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को पी पॉइंट का क्या कहते हैं? पोटेंशियल। इसका मतलब इफ एम नॉट इज वन, इफ एम नॉट इज वन देन वीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू। आया समझ में? इफ एम नॉट इज इक्वल टू वन देन वीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू, because Vp will be proved as W by M, M naught. So if M naught is equal to 1, Vp is equal to W. This is the definition. What is W? कि भैया तुम infinity से वहां तक लेकर के आते हो, this is W, and that W is equal to the potential Vp. Same derivation किया है। अरे वहां क्यों से डिवाइड किया है? वहां क्यों से डिवाइड किया है? वहां पे बोलते थे प्लस यूनिट चार्ज, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। तो देखो कैसे करना है। एम नॉट को तुम धीरे धीरे कहां तक ला चुके हो? ए पॉइंट तक। एम नॉट को धीरे धीरे कहां तक ला चुके हो? ए पॉइंट। ए पॉइंट पर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा एफ जी, और एफ जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी एम बाई एक्स स्क्वायर। तो वो तो एक्सेलरेट कर जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि काइनेटिक एनर्जी आए। क्यों नहीं चाहते सर? वर्क दो चीज में ही कन्वर्ट हो सकता है, या तो काइनेटिक एनर्जी में या फिर पोटेंशियल एनर्जी में। हम चाहते हैं कि सारा का सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में ही जाए, तो काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाए। और अगर काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0। तो हम लोग बहुत धीरे धीरे लाना चाहते हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चाह रहे हैं। तो वो तभी हो सकता है जब इसके इक्वल एंड ऑपोजिट मैंने फोर्स लगा दिया। तो मैंने इस एफ जी के अगेंस्ट में एक फोर्स लगा दिया एफ एक्सटर्नल। कौन सा फोर्स लगा दिया? एफ एक्सटर्नल, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एफ जी के बराबर। समझ में आया? अब अगर बेटा बंद कर दो मोबाइल, मोबाइल नहीं चलाओ क्लास में ना, अकेला खुद ही बात में करना, घर जाके चलाओ, ठीक है? हाँ, तो अगर मैं ए से ए डैश पे चलता हूँ, कहां से कहां चलता हूँ? ए से ए डैश पे, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? dx, और वर्क कितना करना पड़ता है? dw। तुम कैसे लिखोगे? तो dw वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू dx। तो क्या ये जी एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx आएगा क्या? यस। ये आ गया मेरे पास में वर्क डन। अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन अपन कैसे निकालें? अरे बाप, कैसे किया है? तुम बड़ी कलाकार हो, ठीक है?
इक्वेशन आ गया मेरे पास में इंटीग्रेशन gm m0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, और इनिशियली कहाँ था ये इंफिनिटी पर, और फाइनली कहाँ आ जाएगा पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है मेरे पास में gm m0 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx इंफिनिटी से, ठीक है। तो gm m0 और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, अपर वैल्यू इज r, लोअर वैल्यू इज इनफाइनाइट, और ये लिखा हुआ है gm m0 माइनस को बाहर निकाल लेते हैं 1/x, r से इनफाइनाइट, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, gm m0 1 by r minus 1 by infinite, और 1 by infinite कितना होता है 0, so the answer is minus gm m0 divided by r। क्या ये समझ में आया? yes, ऐसा तब होगा जब m0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 kg। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन कितनी लिखी है, देखो, bringing unit positive mass, if m0 is 1 then this potential is equal to work done, और this is its value। क्या ये समझ में आया? इसी चीज को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, लेकिन ये तब होता है जब m0 कितना है 1। अब m0 जो जो एंड रिजल्ट आया उसमें m0 की जगह 1 रख दो, तो m0 की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा -gm/r। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा -gm/r, है ना। m0 तो 1 हो गया, ठीक है। अब आंसर में m0 या तो 1 कह दो या फिर m0 से डिवाइड ही कर दो, है ना। या तो मैं कहूं कि m0 1 ही होना चाहिए, या फिर मैं कहूं कि m0 कुछ भी आएगा, लास्ट में मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, तो कट के वैसे भी क्या हो जाएगा 1। अगर मैं समझ में, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है ये वाली। कंफर्म करो बेटा, यहां तक सब लोग पहुंचो, ये बहुत जरूरी है। तो जो भी पोटेंशियल है वो है वर्क डन, इनफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में वर्क डन डिवाइडेड बाई m0, और ये वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू लिखा जा सकता है डिवाइड बाई m0। और क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे लेकर के आ रहे हो, क्या ये काइनेटिक एनर्जी में जाएगा या पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी लिखी जा सकती है डिवाइड बाई m0, और जब तुम डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा -gm/r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया -gm/r। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? कहीं कोई बड़गड़ नहीं, नो गड़बड़। तो यहाँ से ज्योमेट्रीज चालू हुई, और ये ज्योमेट्रीज बड़ी खतरनाक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आता है तो ये सब आता है, बस ध्यान ये रखेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है, लेकिन पॉजिटिव मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड टूवर्ड्स होता है, सिर्फ माइनस आ जाएगा। मास तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है ना, क्या बोलना चाहिए, मास से रखो, मास से रखो, है ना। अब मैं जो सेंटेंस कहने वाला हूं शायद आप समझोगे, फिर भी मैं कहूं क्योंकि आपने वो तार छेड़ दिया। पॉजिटिव मास एक्चुअली बिहेव्स लाइक ए नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव मास एक्चुअली बिहेव्स लाइक ए नेगेटिव चार्ज। अब इसको सोचना कर, ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, मैं नहीं चाहता कि आपका डी के डी हो जाए, दिमाग का दही दिमाग का दही हो जाए, मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति है, देखो छोड़ो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस ज्योमेट्रीज। सबसे पहले देखो पॉइंट मास, और ये सेम काम अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं, ठीक है। ड्यू टू पॉइंट मास, तो जो पॉइंट मास है उसको देखो, m मास की वजह से p पॉइंट जो उससे r डिस्टेंस पर है, ग्रेविटेशनल फील्ड दूर होगा कि टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स। मैग्नीट्यूड बता दो क्या gm/r², क्या है मैग्नीट्यूड समझ में आएगा भाई, क्या है मैग्नीट्यूड समझ में आएगा भाई? अच्छा, अब देखो माइनस आर कैप में होगा कि प्लस आर कैप में, माइनस आर कैप। पोटेंशियल कितना आ गया -gm भाई, वेरी गुड।
एक्सटेंडेड बॉडी निकालनी, इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट से r डिस्टेंस पे देखो सबसे पहले dip का इंटीग्रेशन, तो पोटेंशियल क्या ये आ गया, फील्ड क्या ये आ गया कि देखो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। अच्छा अगर मुझे वेक्टर निकालना है तो मैं वेक्टर का इंटीग्रेशन कर दूंगा। अच्छा ये भी नहीं आ रहा क्या समझ में, सब आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे आपकी समझ पे डाउट है। सबसे पहले ये बताओ वीपी जो होगा ना, वीपी क्या वो माइनस जी डी एम डिवाइडेड बाई आर होगा, ये समझ में आया? हाँ सर। बहुत बढ़िया। इंटेंसिटी देख तो रही थी उसे तरह से, अरे सर यहाँ बिना देख के आ रहे कि मैं चेक कर मन क्या होगा उसके, है ना? तो ये डी आई पी किसके बराबर हो जाएगा, जी इंटू डी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। टोटल इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं क्या कर दूं, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो देखो मेरे फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ, ठीक है। और विद डायरेक्शन अगर मैं बात करूंगा तो देखो क्या सेकंड स्टेटमेंट भी क्लियर। अच्छा क्या ये वीपी क्लियर हुआ? क्या करना है, मतलब देखो सिर्फ ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चल ड्यू टू एन आर्क, आर्क का फॉर्मूला ध्यान है तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? अरे तो डीएम अकेला नहीं है ना, नीचे आर भी तो है, डीएम बाई आर दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे ना। हाँ तब मुझे बताओ ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर, ड्यू टू एन आर्क एट इट्स सेंटर, तो एक आर्क दिखाई दे रहा है भाई, याद आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है? यहाँ का हमें सारे फॉर्मूला याद कराएंगे। हाँ जो अब साफ हो चुके हैं। देखो एकदम सही लिख रहा है। आप कभी गलत हो ही नहीं, यू आर ऑलवेज राइट। अरे देखो, अरे ये तुम्हारे ही नोट्स खोले मैंने, देखो ठीक है, ये तुम्हारे 2M01 के ही नोट्स खोले मैंने, ठीक है। हाँ अब देखो ड्यू टू एन आर्क एट द सेंटर, देखो 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 आर्क की वजह से सेंटर में फॉर्मूला क्या था, 2k थीटा r स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखो, अरे मैजिक मैजिक टाटा मैजिक बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुनो, अरे सुनो, जो काम वहां के कर रहा है उसकी जगह तुम रिप्लेस कर दो क्या, जी, और जो काम चार्ज है उसकी जगह रिप्लेस कर दो, क्या इतना कर लोगे बस? अरे अरे बस वो सब, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला देखो, अरे देखो जल्दी से देखो, ये साइड में फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने तुम्हें लिखा है 2k q थीटा r स्क्वायर sin थीटा बाय 2। अब वो वाला फॉर्मूला देखो, क्या समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल आता है माइनस जी एम बाई आर, ये फॉर्मूला भी क्लियर है, ये फॉर्मूला भी क्लियर है। अच्छा रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, देखो ये कौन सा है मेरे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, और मैंने क्या लिखा, ड्यू टू म्यूचुअल कैंसिलेशन ऑफ डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट, यहाँ जाओ, ड्यू टू म्यूचुअल कैंसिलेशन ऑफ डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट, सारी कथा सेम है देख लो, और पोटेंशियल कितना माइनस जी एम बाई आर, रिंग के एक्सिस पर एक्सियल पॉइंट मिला क्या, ये अगला वही है, देखो क्या फॉर्मूला है, ए क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब तू सोच, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अब ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, सोच, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, है ना। और थोड़ा आगे जाएंगे तो पोटेंशियल का भी ये फॉर्मूला था, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, अरे देखो देखो मजा आएगा, ये ग्राफ इसका ऐसा बनाया था, लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज का था, मैंने क्या बताया, मास बिहेव्स ऐसे, तो इस ग्राफ को पलट दो, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मैंने यहाँ पे कुछ मैक्सिमम मिनिमम किया है, मैक्सिमम मिनिमम करने के बाद में मैंने तुम्हें क्या बताया, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻√2, है ना, और ई मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3√3 ए क्यू बाई आर स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। देखो
ये था मेरे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वैल्यू 2/3 की Q/R स्क्वायर। क्या सेम है? कहीं कोई डिफरेंस? तो ये भी आ गई आपको और ये भी आ गई आपको। अच्छा, ई का ग्राफ समझ में आएंगे? सिर्फ उस ग्राफ को क्या कर दिया, फ्लिप कर, सिर्फ उसी ग्राफ को क्या कर दिया। तो आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी साथ साथ में रिवाइज हो रहा है। पोटेंशियल का ग्राफ याद रखेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल, और ये भी मैंने करवाया है उल्टा कर। पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होता है बेल शेप, और इसका क्या रहेगा, नीचे। पोटेंशियल वाला भी खोलूंगे साथ में, वो फाइल मैंने, हाँ वो इधर है मेरे मिल गई मेरे को, वो तो याद है मुझे। सेकंड चैप्टर में चले। ये रहा देखो, पोटेंशियल कितना मेरे पास में रिंग की वजह से, क्यों भाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना आ गया, ध्यान रखेंगे मैंने क्या कहा था, बिहेव्स लाइक अ नेगेटिव चार्ज। अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो माइनस आता, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए माइनस आया। क्या समझ में आया? चलो पोटेंशियल का ग्राफ देखते हैं। पोटेंशियल का ग्राफ मैंने यहाँ पे तुम्हें नहीं लिखवाया, ठीक है। चलो अब मेरे पास में क्या है, ड्यू टू फिनाइट लेंथ वायर, ठीक है, फिनाइट लेंथ वायर। अब इधर देखो, मेरा लेक्चर खत्म हो गया। चले गए होंगे विद्यार्थी आपके ऑनलाइन वाले। आप उनके गंतव्य में बंदूक रख क्यों चला रहे? हाँ इधर देखो, ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। अब देखो ई एक्स वैल्यू कितनी है, के लेफ्टा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सिर्फ यहाँ से गैस करो ई का फॉर्मूला क्या आएगा। बहुत बढ़िया। अब ई एक्स विल बिकम आई एक्स, अच्छा ई वाई विल बिकम आई वाई। क्या लिखा है, क्या फॉर्मूला है? अच्छा ई नेट का फॉर्मूला, आई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट किसके बराबर हो गया, बहुत बढ़िया, Pythagoreans, Pythagoreans, Pythagoreans. So right here is what there we are such now. क्या ये आई एक्स ऐसा आएगा, और क्या ये आई वाई ऐसा ही था, और आई पी वेक्टर ये था, है ना, आई पी वेक्टर, आई नेट वेक्टर ये था, और थीटा की वैल्यू ये थी। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं ना, इसलिए। और इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। हाँ ये ध्यान रखेंगे, उसमें cos अल्फा माइनस cos बीटा था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखा था, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, यहाँ पर टुवर्ड्स होगा। आगे बात समझ में? हाँ अब देखो, ड्यू टू थिन डिस्क, अरे क्या हार्ड, कुछ हार्ड नहीं है फिजिक्स में, हार्ड नाम की चीज ही नहीं है। देख फॉर्मूला देख, बड़े सिंपल, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है मेरे पास में सिग्मा माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अच्छा इधर देख बेटा, के की वैल्यू किसके बराबर बोली थी मैंने, के की वैल्यू जी बोली थी ना। अच्छा तो के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर हो गया, जी के बराबर हो गया, है ना। अच्छा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया, 2 पाई जी के। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया, 2 पाई सिग्मा इनटू जी के। ये आगे वाला फैक्टर समझ में आया, और पीछे वाला तो सेम है ना। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और पोटेंशियल के लिए भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, नहीं सर, अरे रा ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला बेटा, मुझे बच नहीं जा सकते बेटा। ठीक है
भाई? हाँ जी, हाँ जी। ब्रेक लो है ना, मुझे लगता है। हाँ? पढ़ा दो? मिर्ची बड़ा। चिवड़ा, मुझे लगा मिर्ची बड़ा। चलो भाई 5 मिनट का ब्रेक है। जाओ मैगी बना के आओ, जाओ। ठीक है। ऑनलाइन के बच्चों बेटा ब्रेक लेकर आइए प्लीज। ऑनलाइन के बच्चों 5-7 मिनट का ब्रेक है, अब आ जाओ आराम से 6:30 तक।